नमस्कार निवेशकों, मैं विवेक महाजन इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे बाजार नई ऊंचाइयों पर हैं और अमेरिकी बाजारों के चलन को देखकर लगता है कि अगले सप्ताह भी हम मजबूत शुरुआत के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या ये तेज़ी अभी और बढ़ेगी और ये तेज़ी कब तक चलेगी, आज इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस तेज़ी का प्रमुख कारण है विश्व भर के बाज़ारों में लिक्विडिटी अर्थात पैसे की भरमार, जिसके कारण बाज़ार तेज़ी का रुख बनाए हुए हैं और इस तेज़ी को लीड करने का काम किया है अमेरिकी बाज़ारों ने, जहां सरकार द्वारा एक बड़ा राहत पैकेज जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है और एक दूसरा राहत पैकेज आने की उम्मीद बाजार लगाए हुए हैं। परंतु इन सब के बीच मांग यानी डिमांड में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर बाईबैक कर रहे हैं, जिसके कारण निवेशकों का रुझान बाजार में बना हुआ है। परंतु इसके साथ ही बाजार के वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं और अंततः बाजार इन स्तरों पर टिक नहीं पाएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, अर्थात जब तक तेजी बरकरार है निवेशक पैसा बनाते रहें, परंतु सतर्क रहें। मेरा आकलन है कि जुलाई के अंत तक बाजारों में तेजी का ये दौर समाप्त हो सकता है। क्या इस बार चीन के हालात बाजार की गिरावट का कारण बनेंगे? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपके कुछ प्रश्न भी मेरे पास आए हैं, जहां अपने आने वाले समय में चीन की भूमिका और साथ साथ रूस भारत की दोस्ती के बारे में आपने प्रश्न पूछे हैं। एक बात मैं यहां पर रखना चाहूँगा, यदि विश्व युद्ध की स्थिति बनती है जो कि सितंबर अक्टूबर में संभावित है, तो चीन के विरुद्ध रूस निश्चित रूप से भारत का साथ देगा। अतः सबसे पहले हम चीन के पिछले कुछ वर्षों के व्यवहार का आकलन करने का प्रयास करेंगे, जिससे वह आज एक आर्थिक सुपर पावर बनने में सक्षम हुआ है। यह एक बहुत बड़ा सच है कि चीन ने कोई भी बड़ा युद्ध अब तक नहीं जीता है, परंतु दुनिया को डरा धमकाकर वह अपनी विस्तारवाद की नीति को अंजाम देता रहा है। चीन की इस नीति के कई महत्वपूर्ण परंतु घिनौने कारनामों से हम आज पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं अमेरिकी अर्थशास्त्री पीटर नवारो की पुस्तक द कमिंग चाइना वॉर्स के आधार पर कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालूंगा। नवारो आजकल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट हैं तथा अमेरिका की ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के डायरेक्टर हैं। चीन की पहली वॉर को नाम दिया गया है काउंटरफीट वॉर, जहां दुनिया के इलीगल ट्रेड में चीन का हिस्सा 85% है। चीन की कंपनियां डुप्लीकेट वस्तुओं के लिए बदनाम हैं। दूसरी वॉर है ड्रग वॉर। दुनिया भर में अनैतिकता पर आधारित व्यापार को बढ़ावा देना चीन की प्राथमिकता है। सस्ती लाइफ सेविंग ड्रग्स के बाजार में आज चीन का नंबर 1 स्थान है। चीन की कोल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के कारण वायु प्रदूषण में चीन का स्थान अव्वल है। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले विश्व के 40 शहरों में से 16 चीन में स्थित हैं। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते अपनी तेल की खपत को देखते हुए चीन ने छेड़ दी है ब्लड ऑयल वॉर। इसी कारण से खाड़ी यानी मिडिल ईस्ट के देशों में चीन ने बहुत निवेश किया है। तेल के बदले चीन इन देशों को सस्ते लो क्वालिटी के हथियार बेचता है। यहाँ चीन का ईरान एक बहुत बड़ा समर्थक के रूप में उभरा है। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन इंपीरियलिस्ट वॉर भी लड़ रहा है। उसकी डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत अफ्रीका के बहुत से देशों को आसान किश्तों पर ऋण दिया गया है। अफ्रीका को आज का चाइना भी कहा जाने लगा है। इसके अतिरिक्त चीन साइबर वॉर या प्रोपेगेंडा वॉर में भी पूरी तरह से लिप्त है। चीन सोशल मीडिया पर झूठे अकाउंट्स के जरिए अपनी नीतियों का प्रसार व प्रचार करता है।
जिसमें बॉट्स व ट्रोल्स का सहारा लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चीन ने सभी नियम और कानूनों को ताक पर रखकर अपना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का रुतबा हासिल किया है। पिछले 5-6 वर्षों में तो यह इतना अधिक बढ़ गया है कि चीन के वर्तमान शासक जी जिनपिंग की तुलना नाजी जर्मनी के हिटलर से भी की जाने लगी है। परंतु यह बात भी सत्य है, जब किसी तानाशाह का अंत नजदीक होता है तो वह कोई ना कोई बड़ी भूल कर बैठता है। 2019 के अंत में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए पूरा विश्व आज चीन के विरुद्ध एकजुट हो रहा है और ये भूल चीन के लिए बहुत महंगी साबित होने वाली है। आज चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और आने वाले समय में जैसे यह अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी उसका असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है। चीन ने एक साथ कई देशों के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स खड़े कर लिए हैं, जिसका खामियाजा उसे आने वाले समय में भुगतना ही पड़ेगा। साथियों, ये तो था चीन की अर्थव्यवस्था का एक विश्लेषण। जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, उसका स्थान लेने के लिए दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाएं ऊपर उठेंगी। उनमें भारत, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण स्थान पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आइए अब आने वाले समय के लिए संकेत जो मिल रहे हैं और शेयर बाजार कैसे उन परिस्थितियों का आकलन करेंगे, यह जानने का प्रयास करते हैं। चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का क्रम आरंभ हो चुका है और भारत द्वारा भी चीन के कुछ ऐप्स पर बैन लगा दिए गए हैं तथा चीनी उत्पादों के आयात को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। छोटी अवधि में इसका भारतीय कंपनियों पर ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। मिसाल के तौर पर चीनी उत्पादों का आयात भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। चीन ने भारत के बाजार में कुछ उत्पादों पर एक छत्र पकड़ बनाई हुई है, जैसे मोबाइल फोन्स 72%, टेलीकॉम इक्विपमेंट 25%, टीवी सेट्स 40%, ऑटो कंपोनेंट 26% और फार्मा और एपीआई 60%। इन सभी क्षेत्रों पर विपरीत असर कम से कम छोटी अवधि में अवश्य देखा जा सकता है। हालांकि चीन के लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके ट्रेड में भारत का हिस्सा मात्र 2.1% है, जबकि भारत के ट्रेड में चीन का हिस्सा 10.6% है। लेकिन यदि दुनिया के अन्य देश चीनी उत्पादों का बहिष्कार करते हैं तो चीन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक और बड़ी बात जो विश्व व्यापार पर असर डाल सकती है वह है चीन की बैंकिंग व्यवस्था की साख। चीन के बैंकों ने रिस्क की परवाह किए बगैर अफ्रीका व मिडिल ईस्ट के देशों को आसान किश्तों पर ऋण दिए हैं और वहां पर डिफॉल्ट होने की संभावना बहुत अधिक बन गई है। बैंकों पर दबाव बढ़ा तो वह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकते हैं, क्योंकि चीन के बड़े बैंक ग्लोबल स्तर पर कार्य करते हैं। मिसाल के लिए बैंक ऑफ चाइना की शाखाएं भारत सहित विश्व के 56 देशों में स्थित हैं। हाल ही में चीन की सबसे बड़ी गोल्ड कंपनी वुहान किंग गोल्ड ज्वेलरी के द्वारा 83 टन सोने का फ्रॉड उजागर हुआ है। इसी तरह 138 चीनी कंपनियां यूएसए में लिस्टेड हैं। उनकी साख लगातार सवालों के घेरे में है। आप सोच सकते हैं कि इससे बाजारों पर क्या विपरीत असर हो सकता है। एक और नया पैंतरा जो चीन द्वारा चला गया है वह है हांगकांग के लिए सिक्योरिटी लॉ को लागू करना, जिसे विश्व के तमाम बड़े देशों द्वारा विवादास्पद बताया गया है। यूएस तो इसके तहत चीन पर सैंक्शंस लाने का प्रस्ताव लाने वाला है। इसके बाद हांगकांग की एशिया के एक बड़े फाइनेंशियल सेंटर के रूप में पहचान समाप्त हो जाएगी और हांगकांग डॉलर की कीमत में भी भारी गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके फलस्वरूप हांगकांग के बाजार बुरी तरह गिर सकते हैं, जिसका बुरा प्रभाव अन्य बाजारों पर पड़ना निश्चित है। हमारे बाजारों के बारे में भी एक महत्वपूर्ण स्टडी हाल ही में उभर कर सामने आई है, जिसके अनुसार छोटे निवेशकों, जिन्हें रिटेल निवेशक कहा जाता है, उनकी भागीदारी बाजार में जुलाई मास में 15 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कैश मार्केट के कुल टर्नओवर का 72% हिस्सा रिटेल निवेशकों द्वारा किया गया है। इसी कारण से आपने पाया होगा कि थर्ड ग्रेड के छोटे स्टॉक्स में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए मेरा यह आकलन है कि आने वाले कुछ दिनों में बाजार एक तेज गिरावट के दौर की ओर बढ़ रहा है। मेरा यह सुझाव है कि सभी निवेशक आवश्यक सावधानी बरतें। मेरा दायित्व आप तक सटीक जानकारी पहुंचाना है। बाजार में पैसे लगाने अथवा निकालने के लिए
अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसा भी आपका है और जोखिम भी। तो आज के अंक में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह अंक अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें। अगले अंक में हम गोल्ड यानी सोने में निवेश पर विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विवेक महाजन की ओर से नमस्कार।